करते हैं सब बैठ के। चलो, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था कितने नंबर पेज पे था? 152। ये क्वेश्चन था हमारा सबसे पहला। ये क्वेश्चन क्या था? द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम m1 एंड m2 आर 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम m1 to m2 विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। द रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, ये दो मीडियम को अपन सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम लोग मीडियम m1 मान लेते हैं, इसको मीडियम m2 मान लेते हैं। ठीक है। इसमें दो चीज दी हुई, ये बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी 1.5 into 10 to the power 8 है और ऊपर में वेलोसिटी 2 into 10 to the power 8 है। स्पीड किसमें कम है? जिसमें कम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी या कम होगी? वो डेंसर होगा। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर होगा। यहाँ पे मेरा v दिया हुआ है, v1 मेरा दिया हुआ है कितना? 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और m2 में मेरी वेलोसिटी दी हुई है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों मेरा हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। ये हम लोग पहले नॉर्मल बना लेते हैं। ये रे ऑफ लाइट आई, इस रे ऑफ लाइट का क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। हमें इस थीटा को फाइंड करना है। क्या ये थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, क्रिटिकल एंगल। साइन थीटा ग्रेटर देन साइन सी। ठीक है। साइन सी का बस हमें एक ही फॉर्मूला पता है, जो कि क्या है? 1 बाई म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। यहां पे डेंसर क्या है? m1 है और म्यू ऑफ रेयर मीडियम m2। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा। अच्छा, म्यू ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ m2। m1 क्या है? डेंसर है। m2 क्या है? रेयरर है। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी इन m2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन v1 होगा। ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगर हो जाएगा तो v2 की वेलोसिटी मेरे पास क्या दी हुई है? रेयरर मीडियम की वेलोसिटी क्या दी हुई है? 2 into 10 to the power 8। नहीं, सही हो रहा है, सही हो रहा है। 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये वाली डेंसर मीडियम की वेलोसिटी, ये वाली रेयरर मीडियम की वेलोसिटी। और हाँ, ये क्या है? 1 बाई म्यू ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर है ना। तो म्यू डी विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या लिख सकते हैं? म्यू ऑफ डेंसर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ रेयरर लिख सकते हैं। ये क्या है? डेंसर मीडियम की म्यू और ये रेयरर मीडियम की म्यू। और म्यू किसके ये प्रोपोर्शनल होती है? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है ना। वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम। ठीक है। अब देखो, अब अगर इतनी चीज को अगर करोगे तो मेरा कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 बाई 1.5। तो मेरे पास म्यू ऑफ m बाई म्यू ऑफ 2 m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2 कितना आ गया? 2 बाई 1.5 आया। इसको हम लोग 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 बाई 3 हो जाएगा। 4 बाई 3 हो गया। इस 4 बाई 3 को आप इधर पुट करो, इसकी जगह पे पुट करो। कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था ऊपर 4 बन रहा है, नीचे पे से 3 बन रहा है। जैसे करना है कर दो। अगर तुमको वो ऐसा करना है, अगर पॉइंट हटा के 5 से अगर करना हो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये वाली पूरी वैल्यू को हमें कहाँ पे पुट करनी है? इस जगह पे पुट करनी है। साइन थीटा ग्रेटर देन 1 बाई कितना आया था इसका? 4 बाई 3 आया था। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना।
मल्टीप्लाई बाई 3, तो थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। पहला ऑप्शन तो करेक्ट आया सबका, ठीक है। इससे और एक चीज से इसको कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी आएगा तो वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। हमारे पास यहाँ पे दो वेलोसिटी दी हुई है, अब हमको ये दिमाग में आता है ना कि किसको किससे डिवाइड करें कि वेलोसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए। तो अगर 1.5/2 करोगे ना तो वेलोसिटी की वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी, ठीक है, वो 1 से छोटी आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे से इसको डिवाइड करना है कि उसका वैल्यू जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आ जाए। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। हाँ, और जो एग्जाम्स में है तुम्हें इस तरह से ही इसको करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर तुमने कोई स्टेप भी अगर मिस करा तो तुम्हारा नंबर कट सकता है उधर, है ना। इफ यू आर अटेम्प्ट फॉर ऑप्शनल एग्जाम, अगर ऑप्शनल एग्जाम है तब तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट इसको, अगर तुम्हारे माइंड में है कि अगर इसको कैसे से करना है, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। इसीलिए होता है ना कि नीट का क्वेश्चन टेक 1 मिनट टू सॉल्व, एंड बोर्ड का क्वेश्चन कभी ऐसा होता है कि 3 मिनट्स भी लग जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लिखना होता है ना। हेंस प्रूव, मतलब उसको जितना अच्छे से तुम ब्यूटीफाई करोगे, जितने अच्छे से एग्जामिनेटर को समझा पाओगे कि व्हाट यू हैव राइट, उतना अच्छा है, उतना बेनिफिट है तुम्हें मार्क्स ग्रैब्स करने के लिए। हो गया, लिख लिया सब, लिख लो। अच्छा, इधर से जाता हूं तो उधर बोलते हो। हो गया, हो गया वो। चलो कर दूं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फॉर द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एज सोन, मतलब कि नॉर्मल इंसिडेंस एज सोन, द कंडीशन ऑफ टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कंडीशन जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है किसके अंदर, स्लैब के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल, इसका म्यू हमें फाइंड करना था। इसका म्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करने के लिए किस चीज की जरूरत है, हमें इसकी म्यू की जरूरत है। तो म्यू का मेरे पास बस एक ही फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो यूज होगा, जो क्या है, थीटा मस्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, है ना। ये वाला एंगल 45 दिया हुआ है, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। नहीं ये वाला एंगल 45 नहीं होगा। ये वाला एंगल मान लो कोई थीटा बन गया, ठीक है, ये वाला एंगल मान लो कोई थीटा बन गया, ये थीटा होगा तो ये वाला भी क्या थीटा होगा, हो जाएगा। ये वाला क्या 90 माइनस थीटा होगा, हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो क्या ये भी 90 माइनस थीटा होगा, हो जाएगा। इतना हो गया। क्या ये वाला जो थीटा है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तभी तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है ना। दिस थीटा डैश ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और थीटा डैश को हमने क्या माना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन सी। दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन साइन सी, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो अब क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन सी, ठीक है, इतना तक हो गया। साइन सी का और एक वैल्यू क्या हो सकता है, ये बताओ, साइन सी का और एक वैल्यू क्या हो सकता है, साइन सी का वैल्यू 1/μ हो सकता है क्या, साइन सी का वैल्यू 1/μ हो सकता है। तो हम एक साइन सी की जगह पे 1/μ कर देते हैं क्या, 1/μ कर देता मैं, कॉस थीटा ग्रेटर देन 1/μ। मुझे बोल रहा है कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी होनी चाहिए, या तो कॉस थीटा का वैल्यू इससे बड़ा हो या उसके बराबर हो जाए। तो कॉस थीटा
थीटा को हम बराबर मान लेते हैं 1 बाई म्यू के, मान सकते हैं इसको। कॉस थीटा उसके बराबर हो जाए तो हमको जस्ट उसका एंगल निकालना है, ठीक है, जस्ट मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेन। मिनिमम के लिए क्या तो उसका बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, है ना। तो कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। ये वाला डेटा तो हमारा पहला तो निकल गया। अब देखो, अब हम क्या ये वाले चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री दी हुई, क्या इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, इसको भी दिया जा सकता है। जब क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में लिमिटेड डेटा दिए रहे ना, तो उन सब डेटा का यूज होगा। अगर मान लो कि मिनिमम 2 डेटा अगर दिए रहे तो उन 2 का यूज होता है। मतलब कि अगर बहुत सारा अगर डेटा दिया हुआ है तो उनमें से कुछ कुछ चीजें की यूज नहीं होती है। बट कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मिनिमम डेटा होता है एंड ऑल डेटाज आर इंपॉर्टेंट। तो इस यहाँ पे क्या था, इस सरफेस पे मेरा इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री तो दिया हुआ है। इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो क्या? इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्या लगाओ? स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ लगाया, क्या हो जाएगा स्नेल्स लॉ? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r हो जाएगा। sin r को मैंने क्या माना है? थीटा माना है ना, थीटा माना है मैंने। μ1 क्या है यहाँ पे बाहर में? एयर है। 1 sin i, 1 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू μ2 मेरा क्या है? यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है ना। म्यू साइन थीटा, ठीक है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √2 इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा। ये 2 हमारा आ गया। अब क्या करते हैं ना, हमारे पास 2 वैल्यू आया है, ये दोनों मुझे बता देना, ठीक है। ये दोनों अभी मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू है मेरा, बताओ। 1 बाई √2 इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या वैल्यू आया है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। मैं इसको म्यू कॉस थीटा ही लिख रहा हूं, म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूं। इस चीज को लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इसको। अब क्या करना है, अब हमें म्यू फाइंड करना है। ये दो को देखो, क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 आ जाएगा। तो साइन और कॉस का टर्म खत्म हो जाएगा उधर से। क्या करो, सबसे पहले दोनों टर्म को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो, और ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, हो जाएगा। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर दो, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करना है, आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड करना है, प्लस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एलएचएस वाला टर्म लिख दो उधर ही, है ना। आरएचएस वाला टर्म लिख देता है 1/2 प्लस 1 हो गया। म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंदर से निकल गया। कॉमन मैंने क्या लिया? यू स्क्वायर लिया, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 कितना होता है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। म्यू स्क्वायर मेरा कितना आ गया? 3/2 आ गया। म्यू मेरा आ गया √3/2, √3/2 हो गया। √3/2 ऑप्शन था क्या? समझ में आया? समझ में आया या नहीं? कहीं रिपीट की जरूरत है? कहीं भी दिक्कत नहीं आई ना? समझ में आ गया? इस देखो, प्रोसेस तो आसान था, बट एक्चुअली क्या था कि बस हमें मैथमेटिकल का इस्तेमाल करता था। इसीलिए जब स्टार्ट होता है ना फिजिक्स, सबसे पहले 11th में हमें क्या पढ़ाया जाता है? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बायो के होते हैं, उन्होंने मैथ इसीलिए छोड़ा होता है क्योंकि उनको मैथ से डर लगता है 10th में। इसीलिए दे चूज साइंस, उनको साइंस चाहिए ही, और उसको साथ में ये भी चाहिए कि उन पे मैथ ना आए। बट फिजिक्स में मैथ है, केमिस्ट्री में मैथ है,
तो जब भी फिजिक्स भी स्टार्ट हो या केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो, दोनों से पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल इंटीग्रेशन के कुछ फंक्शन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन के कुछ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होती है इस्तेमाल होनी चाहिए वो, और लॉग का कुछ फंक्शन। ठीक है, बस इतना ही। और जब जहाँ जहाँ यूज होता है वहाँ साइड होना। नेक्स्ट पेज, 2 ही क्वेश्चन था क्या? ठीक। अगर अचानक ये वाला क्वेश्चन आया रहता ना तो नहीं बनता, बट अभी हमने एक बार इसको देख लिया, एक बार इसको प्रैक्टिस भी कर लेना है। ये बेसिस पे, किसके बेसिस पे था? पीछे जो क्वेश्चन था उसी के बेसिस पे तो था ये वाला क्वेश्चन भी, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही था। मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या था? यही वाला था, थीटा मस्ट ग्रेटर देन सी। बस ये जिसको पता है और जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस आती है वो कर ले जाएगा इसको। हो गया? लिख लिया पूरा पेज? अरे तो बता भी नहीं रहा कोई। अबे तो साइड में हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था इधर पीछे में। हो गया? हो गया? अब देखो, अरे ये तो कैलकुलेशन है, इसको तो करना है। मेन कॉन्सेप्ट तो लिख लिया होगा वो पीछे पेज में। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पढ़ेंगे। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है? हो गया? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है? एक नदी में तुमने ना नीचे में कहीं पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है? बल्ब मतलब कि देखो पूल हो गया, फाउंटेन वगैरह के नीचे में देखते हो ना कि कहीं पे नीचे में बल्ब लगा रहता है। तो बल्ब के अगर तुम ऊपर से देखोगे ना तो तुम्हें एक डिस्टेंस तक एक गोल सी नजर आएगी, जहां से लाइट आता रहेगा। उसके बाद लाइट अगल बगल से आना बंद हो जाती है, उसके बाद लाइट अगल बगल से आना बंद हो जाती है। उसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो पहले 1-2 क्वेश्चन जो है ना, जो कंप्लीट रे ऑफ पाथ जो है उस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, चलो आज का क्लास है, हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कंप्लीट द रे ऑफ पाथ। कंप्लीट द रे, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे इफ क्रिटिकल एंगल मेरा दिया हुआ है 42 डिग्री फॉर अ ग्लास प्रिज्म। यहां पे देखो, ये मेरा है और यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, और ये वाला एंगल जो है मेरा दिया है 45 डिग्री। मुझे इस लाइट की पाथ बनानी है जो ये प्रिज्म से होता हुआ जाएगा, ठीक है? अब देखो इसको कैसे कैसे करना है।
ये वाला भी 45 है और ये वाला भी 45 ही हो जाएगा, और ये वाला 90 होगा। में इतने की जरूरत नहीं है ऐसे। हमें इस लाइट की पाथ को बताना है कि ये रे ऑफ लाइट कैसे कैसे करके जाएगी। इस सरफेस पे एक नॉर्मल होगा, इस सरफेस पे एक नॉर्मल होगा, इस सरफेस पे एक नॉर्मल होगा। ये रे ऑफ लाइट किस तरफ जाएगी? तब नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मली चली जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है ये। तो रे ऑफ लाइट नॉर्मली आ रही है तो रे ऑफ लाइट कैसे चली जाएगी? नॉर्मली चली जाएगी। रे ऑफ लाइट नॉर्मली चलेगी इस सरफेस पे, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था कि दो केस में लाइट की पाथ चेंज नहीं होती है, लाइट जैसा आ रहा वैसा ही आता है। कब कब? जब दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो, और दूसरा क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस। ये वाला एंगल 45 है, ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, 45। अब लाइट इस सरफेस पे आ गई है, तो इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल बनाओ। इस सरफेस पे क्या करो, इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाओ। तुमने इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाया, इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाया। अब इंसिडेंट एंगल इस सरफेस के लिए क्या है, ये एंगल है क्या? हाँ, गर्दन हिला रही है। 90 के साथ होगा, ये वाला होगा। बस यही मैं समझाना चाह रहा था, बस यही मैं समझाना चाह रहा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको लेना है? नॉर्मल के साथ वाले को लेना है, ठीक है। अब देखो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री है। यहां पे मेरे पास दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल 42 है। क्या ये एंगल 42 से बड़ा है? तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा। अगर जिसको नहीं पता रहता वो क्या करता है, इसको क्या हो गया, अगर इसको पता नहीं रहता वो क्या करता है, वो इधर पे रिफ्रैक्शन करवा देता। तो रे ऑफ लाइट कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45 है, तो उसके बगल वाला ये वाला कितना होगा, ये वाला भी 45 होगा, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है, रे ऑफ लाइट कैसे कैसे करके बनाना है ये याद रखना है, ठीक है। अब लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, लाइट का पाथ बताना था, लाइट का डायग्राम नहीं बताना था, लाइट का पाथ बताना था। लाइट ऐसे आया, बस मेरे पास इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। और लाइट का पाथ बताना था, लाइट कैसा कैसा जाएगा, लाइट ऐसा चला जाएगा, लाइट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा लाइट, लाइट का पाथ बताना था। यहाँ पे लाइट कैसा गया, पहले ऐसे आया, फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है। अब जिसको पता नहीं रहता कि लाइट का पाथ क्या होगा, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं पता होता, तो क्या करते, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देता, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता, तो यहाँ पे उसका कुछ एंगल ऑफ इमर्जेंस आ जाता। अगर उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस इधर आता तो क्या होता, गलत हो जाता वो, जिसको ये नहीं पता था। और मैंने इस क्वेश्चन से और एक चीज बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ लेना है, नॉर्मल के साथ वाले को लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको तुमको फाइंड करना है, ठीक है। इसको तुम्हें बताना है कि ये क्या होगा। लाइट आई 90 डिग्री पे, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ठीक है। लाइट आई नॉर्मल, इसको नोट करते जाओ साथ साथ पे, ठीक है। और क्या मेरे पास दिया हुआ है, हाँ क्या हुआ, एंगल दे रहा, इसका जो सी है, क्रिटिकल एंगल जो है, जो इस ग्लास का दिया हुआ है 42 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल मेरे पास दिया हुआ है वो है 30 डिग्री, वो मेरे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल मेरे पास दिया हुआ है 60 डिग्री, इतना हो गया। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, मतलब कि 90 डिग्री होगा, ये तो पता ही होना चाहिए। हमें इस लाइट की पाथ बतानी थी बस, इसका क्या बताना है, पाथ ऑफ रे हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, पाथ ऑफ रे, रे की पाथ को बताना है हमें, ठीक है, रे की पाथ को बताना है। ये दो हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन मैं कर दे रहा, ठीक है, देख लिया। अब देखो,
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वो जो प्रिज्म मेरे पास दिया हुआ है ना, इस केस में वो थोड़ा सा अलग सा है। वो कैसा है? वो ऐसा है कुछ। क्या डेंसर से रेयर जाएगा? तो पूछो क्या? देखो, डेंसर मतलब क्या होता है? डेंसर मतलब ऐसा मान लो ना कि नॉर्मल जो है ना एक रोप है, ठीक है, तुम्हें इस पार से उस पार जाना है, पूरा भीड़ लगा हुआ है इधर। अगर तुम नॉर्मल को मान लो एक रस्सी है, जब तुम एक भीड़ वाले जब इलाके में घुसते हो क्या करोगे? रस्सी पकड़ के चलोगे ना। जब हम लोग पूजा वगैरह कहीं पे करने जाते हैं क्या करते हैं? रस्सी पकड़ के चलते हैं ना, क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, तो बाहर से नॉर्मल करके जाते हैं। जैसे ही भीड़ खत्म हम लोग फिर रस्सी से साइड निकल जाते हैं। ये ऐसे ही करके मैंने भी याद रखा था जब बहुत पहले। ये ऐसा जो है ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। यहां पे मेरा क्या दिया हुआ है? क्रिटिकल एंगल मेरा दिया हुआ है 42 डिग्री दिया हुआ है ग्लास के लिए, ठीक है। लाइट कैसी आई है? रे ऑफ लाइट कैसी आई है हमारी? रे ऑफ लाइट नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये मैंने कर्व बनाया है ना, ये ट्रायंगल नहीं है, आर्क फॉर्म का है। ये सर्कल का एक हिस्सा है। सर्कल के आधे को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का भी आधा है, उसको क्या कहते हैं? एक क्वार्टर। ये देखो, ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई। ये एंगल मेरा दिया हुआ है 42 डिग्री मेरा दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल मेरा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 42 डिग्री, ठीक है। और मेरे पास क्रिटिकल एंगल बताया हुआ है जो इस ग्लास के लिए जो है वो कितना है? वो भी 42 डिग्री है। अब मुझे क्या पता? हाँ, कंप्लीट रे ऑफ पाथ। ये रे ऑफ लाइट ऐसी आएगी, वो कैसे कैसे करके जाएगी? फाइंड क्या करना है? कंप्लीट पाथ ऑफ रे, कंप्लीट दी पाथ ऑफ रे इफ, हाँ कैसे कैसे होगा बताओ? रे ऑफ लाइट का पाथ देखा, हाँ 48 डिग्री का इंसिडेंट हो जाएगा। हाँ हाँ, उसके बाद भी कुछ होगा ना लाइट का, उसके बाद बताओ। इसीलिए तो बोला कि मैं इसको करूंगा। तुमने पहले वाले सरफेस का तो बता दिया, चलो ठीक है। अब देखो, रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे आई, इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये वाला एंगल 48 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री था। क्या ये 48 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है? बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लिया, ठीक है, कर लिया। यहाँ तक हो गया। हाँ, जब तक लाइट बाहर ना निकल जाए तब तक करना है। हाँ करो करो। यहाँ पे भी नॉर्मल मैं बना लेता हूँ बस। हाँ, तो क्रिटिकल एंगल बन गया तो क्या होगा? हो गया, बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही करो। ये 48 हुआ, ये 48 हुआ, ये भी 48 होगा, तो ये वाला कितना होगा? 42 होगा। ये कितना होगा? 90। ये 90 है, ये 42, ये 90, ये कितना होगा? हाँ 48। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 48 है? नहीं, किसके साथ लेना है? नॉर्मल वाले के साथ लेना है 42। ये वाला एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल जब क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्लेक्टेड रेज होगी, सरफेस को ग्रेस करती हुई चली जाएगी। ये होगा इसका कंप्लीट रे ऑफ पाथ, ठीक है। पिछले वाले का, पिछले वाला का, ये वाले का, इसको तो फाइंड करना है ना, घर पे फाइंड करना है इसको। हाँ कोई बात नहीं, हो गया ये।
साइड। लिख लिया? अब देखो, अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या? क्या कोई दिक्कत? क्लियर हो गया, वेरी गुड। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस हमें बताना है क्या होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस जो मैंने तुम्हें समझाया, क्या करते हैं देखो, एक हमने पूल वगैरह देखा होगा, फाउंटेन वगैरह देखा होगा बहुत अलग अलग जगह पे। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे डेकोरेशन के लिए ना नीचे में बल्ब लगी रहती है, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, और उससे अच्छी सी खूबसूरत लाइट निकलती है, ठीक है। लाइट निकला, जब हम उसको ऊपर से देखते हैं ना तो हमें लगता है कि ये एक गोलाकार आकार बना रही है। उसके बाद वो लाइट गायब हो जाता है, उसके बाद क्लीन हो जाती है। उसके बाद बस उतने दूर से ही लाइट क्या आती है, बाहर तक आती है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है उसका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, मतलब कितने सर्कल से वो लाइट जो आएगी बाहर आएगी, ठीक है, बस हमें उसी को फाइंड करना है। अब देखो, ये मान लो कि मेरा पूरा जो ना पूरा सिस्टम को मैंने ऐसा बना के रखा है, ठीक है। ये नीचे में मैंने कहीं पे ना, नहीं ये बस फाउंटेन नहीं है, ये बस मैंने उसको मतलब कि उतने पार्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया है, जहां से वो सर्कल निकल रहा है, बस उस पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, बस मैं उतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक बल्ब है, ठीक है। अब देखो, साइलेंट क्लास, क्या हो रहा? कॉमेडी चल रही? अब देखो, ये नॉर्मल हो जाएगा इस सरफेस का, ठीक है। अब जितना चीज पढ़े हो ना, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े उन सबको इसमें लगा। एक रे ऑफ लाइट इसकी ऐसे आएगी, मैं बस इसके लिए बता रहा हूं, देखो क्या क्या है। एक रे ऑफ लाइट इसकी नॉर्मल से आएगी, जो नॉर्मल से बाहर चली जाएगी। एक रे ऑफ लाइट कुछ इसके एंगल पे आएगी, वो बाहर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। धीरे धीरे वो कुछ और एंगल पे आएगी, वो बाहर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा ना, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम पे क्या आएगा कि रे ऑफ लाइट जो है ना, वो ऐसी हो जाएगी, उस सरफेस को ग्रेस करती हुई चली जाएगी, है ना। और इसके बाद वाला क्या होगा, जो अंदर चले जाना रहेगा। हम दोनों साइड इस चीज को बना लेते हैं, ठीक है। हम दोनों साइड क्या करते हैं, इस चीज को बना लेते हैं। हमें काम बस है, हमें काम बस इस रे का है, ठीक है। हमें काम बस इस रे का है। एक रे ऑफ लाइट इधर चली गई, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट इधर से आई, उसके साथ भी ऐसा ही होगा, वो भी ऐसा ही करेगा कुछ, है ना। इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाओ। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, होगा ना। क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ है तभी तो ग्रेजिंग इमरजेंस हुई है। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया, इतना कर लिया। इस पूल की जो हाइट है ना, वो मेरे पास दी हुई है एच, ठीक है। ये एक सर्कल जैसा कुछ बनाएगा क्या, ये एक सर्कल जैसा कुछ बनाएगा क्या। इसको 2D में अभी तक देख रहे थे, इसको अभी तक क्या कर रहे थे, इसको तुम अभी तक एक 2D पे देख रहे थे।
इसको कुछ ऐसा समझ लो तुम, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आती रहेगी ना, सर वो वहाँ पे जाएगा। हाँ ठीक है। ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आएगी, रे ऑफ लाइट उधर से उधर जा रहा, हंस रही है तू कल से तुझे। हाँ इसमें हंसने का क्या बात है, गलत इमेज बना लिया तो, ठीक है। अब देखो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ये वाला पूरा हाइट कितना है, एच के बराबर। ये ऊपर देख के देखो बाबू, हेलो पिंक टी शर्ट, ये देखो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो क्या ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा ना, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। tan c का वैल्यू क्या होगा, tan c sin cos tan c का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, परपेंडिकुलर ये और ये बेस है, परपेंडिकुलर कितना है r, इस सर्कल का कोई रेडियस होगा उसको r मान लेते, और h मेरे पास कितना दिया हुआ है, हाइट। अब देखो tan c का वैल्यू हमें पता नहीं है, tan c का हमें वैल्यू पता नहीं है, बट हमें sin c का वैल्यू पता है। sin c का वैल्यू क्या होता है, 1/μ होता है, sin c का वैल्यू तो हमें पता है 1/μ होता है। sin c का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इससे हम लोग बेस निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस मेरा कितना आ गया, कितना आ गया बेस बताओ, हाँ माइनस 1 अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मेरे पास हमारे पास क्या आ गया, बेस भी आ गया, ठीक है। अब tan थीटा tan c क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा r/h, परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरा कितना है 1 बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 होगा, इज इक्वल टू r/h। तो r का वैल्यू मेरा क्या होगा, r इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। रेडियस आ गया, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इस फॉर्मूला को क्या है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये रेडियस निकला है, इसको बस क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। जब पढ़ाता हूं तो हंसती है, और जब मैं लिख के हटता हूं तब सर रुकिए, तुम लिख ले आओ, लिख लो। सर्कल रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस समझ में आया, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस मेरे पास कितना आ गया, h बाई अंडर रूट क्या हुआ, देखो इस क्लास में लड़के शांत है यार, नहीं सोच रहे, इस क्लास में लड़के शांत है। हो गया। अब देखो मेरे पास रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस कितना आया, h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूला को क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस मतलब कि एरिया ऑफ सब सर्कल क्या निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू को पुट करनी है, और आर की जगह पे इसको पूरा आर का स्क्वायर कर लेना है, आर इंटू एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा उसका, है ना? समझ में आ गया? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कितना दूर तक निकलेगा? तो मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है? पहला जो क्वेश्चन है वो है अ लार्ज स्लैब ऑफ म्यू 5/3 and thickness 8 centimeter and thickness 8 centimeter। स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है और उसकी थिकनेस दी हुई है। इज प्लेस्ड ओवर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट is placed over a point source of light on a plane surface is placed over a point on a plane surface. It is seen that the light emerges out of the top of the surface. It is seen that light emerges out of the top surface. Light emerges top of the top surface of the slab forms a circular area. Forms a circular area of radius r. Circular area of radius is equal to radius r centimeter. Find r. Solution. ये क्या बोल रहा है? हाँ, तुम भी बनाते रहो, मैं भी बताता रहता हूँ, ठीक है? ये क्या बोल रहा है? एक लार्ज स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है? 5/3 और जिसका थिकनेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। उसका थिकनेस जो क्या है? 8 सेंटीमीटर है। उसको क्या करा मैंने? उस स्लैब को एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर प्लेस कर दिया। यहाँ पे मान लो मेरा कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था, इसके ऊपर मैंने क्या करा? इस स्लैब को लाके रख दिया, ठीक है? इस स्लैब को लाके रख दिया और इस स्लैब का जो थिकनेस जो है वो मेरे पास दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है? 5/3 दिया हुआ है, ठीक है? अब हमें क्या देख रहा है? इट हैज बीन सीन दैट लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस। जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि लाइट ऊपर से आ रही है, लाइट बाहर इमर्ज कर रही है, लाइट इमर्ज कर रही है आउट ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द स्लैब फाउंड ए सर्कल। मतलब कि ये जो लाइट इमर्ज कर रही है ना, ये एक सर्कल क्रिएट कर रही है, ठीक है? लाइट बाहर इमर्ज कर रही है और ये एक सर्कल क्रिएट कर रही है। जो ये सर्कल क्रिएट कर रही है उसका रेडियस जो है, उसका रेडियस r है। हमें उस r को ही फाइंड करना है। तो मैं सीधा यहाँ पे, मुझे पता है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? तो r इज इक्वल टू डायरेक्ट r के फॉर्मूला पे चल जाएंगे। r इज इक्वल टू h/√μ²-1। h मेरा कितना है? 8 और μ² मेरा कितना है? म्यू मेरा कितना है? 5/3 का होल स्क्वायर -1 बराबर r। कितना हो जाएगा? 8/√25 -9 -1। 25 - 9 कितना होता है? 16। हाँ। 8/√16/9। 16/9 किसके बराबर हो जाएगा? 4/3। इसको क्या करते हैं? 8/4/3। 4 2 जाए 8, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 बराबर 6। ठीक है? मतलब रेडियस मेरा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके लाना है, ठीक है? हो गया? किसका नहीं हुआ? नहीं हुआ, खुद से बना लिया, वेरी गुड। खुद से बनाने तब समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड।
अब ये वाला क्वेश्चन जो है एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो क्या है, क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। अ डिस्क इज प्लेस्ड, a disk is placed on a surface of pond, on a surface of pond. A disk is placed on the surface of pond with refractive index 5/3, with refractive index 5/3. A source of light is placed 4 centimeter below the surface of the liquid. A source of light is placed 4 centimeter नहीं है, 4 meter below the surface of liquid, below the surface of liquid, below the surface of liquid. The minimum radius of disc needed, the minimum radius of disc needed so that the light is not coming out, so that the light is not coming out. इसको ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए है मेरे पास इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है मेरे पास, ऑप्शन ए है मेरे पास इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है मेरे पास 3 मीटर, ऑप्शन सी है मेरे पास 6 मीटर, एंड ऑप्शन डी है मेरे पास, एंड ऑप्शन डी है मेरे पास 4 मीटर। ये क्या बोल रहे हैं, डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। कल करना है, कल बताना है, ठीक। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मिनिमम रेडियस ऑफ द डिस्क हमें बतानी है, ठीक है। ये हो गया, हो गया, लिख लिया सर। एक और क्वेश्चन ये ले लो, वो क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन is resting on the bottom of breaker, is resting on the bottom of breaker, filled with liquid, filled with liquid. A ray of light from the coin a ray of light from the coin a ray of light from the coin travel up to the surface, travel up to the surface, travel up to the surface of the liquid and move along its surface, up to the surface of liquid and move along the surface, and move along the surface, ठीक है। How fast the light traveling, how fast is the light traveling in speed, how fast is the light, how fast is the light
ट्रैवलिंग इन लिक्विड। इसका एक रे डायग्राम भी मेरे पास दिया हुआ है। वो रे डायग्राम मेरे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पे मेरा एक ब्रेकर है, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा कॉइन है। इस सरफेस के कोने पे एक छोटा सा मेरा कॉइन गिरा हुआ है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आती है कॉइन से, हाँ क्या जैसा बोलोगे मैं करवा दूं क्या इसको। रे ऑफ लाइट आ रही है, ट्रेवल अप टू द सरफेस, रे ऑफ लाइट सरफेस पे आई इस कॉइन से एंड मूव्स अलोंग द सरफेस। सरफेस पे आने के बाद क्या करने लगी है, सरफेस पे मूव करने लगी, ठीक है। और मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसका जो हाइट जो है वो मेरे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये वाला मेरा दिया हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है। हमें बताना है कि, और बाहर का मीडियम एयर है, बाहर एयर है, हमें बताना है ये जो लाइट जो है ना यहाँ पे किस स्पीड के साथ इस यहाँ पे होगी। मतलब इसका मुझे v फाइंड करना है, इस लाइट की, इस रे ऑफ लाइट की स्पीड फाइंड करनी है। कर दूं क्या, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा तो इसको होमवर्क पे कर लेते हैं, ठीक है। इसे एंगल निकालेंगे। जो करना, ठीक है। कल इसका दो प्रोसेस है इसका, एक इजियर प्रोसेस है और एक लंबा वाला भी है। मेथड दोनों मेथड बता दूंगा, ठीक है। लिख लिया होमवर्क में, हो गया सबका, हो गया ना। हाँ 2 मिनट, हाँ। अब इसके बाद जो बता रहा हूं वो बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए ही है वो। हमें बात करना है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, कहां कहां उसका यूज, कहां कहां उसका यूज होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कहां कहां यूज होता है। सबसे पहला उसका जो यूज होता है वो होता है डायमंड में। पहला लिख लो, स्पार्कलिंग और ब्रिलियंस। चमकदार जो होता है ना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड जो चमकता है ना वो भी इसके कारण ही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। क्योंकि डायमंड का जो सी होता है, सी मतलब कि क्रिटिकल एंगल, बहुत छोटा होता है। ये कितने के बराबर होता है पता है, सी फॉर डायमंड 24 डिग्री के आसपास होता है। मतलब इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है। क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा हुआ, क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा हुआ तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ आया। क्रिटिकल एंगल जितना छोटा होगा म्यू उतना बड़ा होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होता है, इसका म्यू उतना ज्यादा होता है। इसका C ज्यादा होने का मतलब समझते हो क्या हुआ, मतलब कि देखो इंसिडेंट रे को तुम कितने से कितने एंगल तक ला सकते हो। इंसिडेंट रे का वैल्यू का एंगल क्या से क्या तक हो सकता है ये बताओ। ये एक सरफेस है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है ये, इसका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। ये जो इंसिडेंट एंगल जो है इसका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 90 तक हो सकता है, 0 से 90 तक हो सकता है। मैंने बोल दिया कि इसका क्रिटिकल एंगल 24 है, 24 है, 24 तक रे ऑफ लाइट आ गई, 1 पे आ गई वो बाहर निकल जाएगी, 2 पे आई वो बाहर निकल जाएगी, 3 पे बाहर, 24 तक वो बाहर निकल जाएगी। 25 वाली आई वो ट्रैप हो जाएगी, 26 वाली आई वो ट्रैप हो जाएगी, 27 वाली आई वो ट्रैप हो जाएगी, 28 वाली आई वो ट्रैप हो जाएगी, 90 तक जितनी आएगी वो सारी ट्रैप हो जाएगी इस पे। साथ ही में मैंने ग्लास का क्या बताया था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 42 बताया था मैंने, 42 डिग्री बताया था। इसका कितना है 24 डिग्री है, उसका कितना 42 डिग्री है। मतलब इस पे 24 वाला लाइट आएगा तो वो बाहर निकल जाएगा,
32 वाला आएगा बाहर निकल जाएगा। कौन सा ज्यादा लाइट जो है जिसके पास अंदर आएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा? ज़्यादा है। कौन सा ऐसा लाइट, कौन सा ऐसा, क्या वो ग्लास है या वो डायमंड है जिसमें लाइट जो आएगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी? ज्यादा चांसेस किस में है कि रे ऑफ लाइट आए वो बाहर ना निकल पाए? डायमंड में है, क्योंकि उसको क्रिटिकल एंगल क्या है, छोटी है। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। इसीलिए डायमंड शॉप हो गया, उस पे ना देखोगे ऊपर में ना ये वाले लाइट लगे रहते हैं, ठीक है, स्पार्कलिंग लाइट करते हैं उसको, ठीक है। वो क्या करता है कि वो और फोकस मार के उस पर और स्पार्कल करता है, ठीक है। स्पार्कल करने से क्या होता है, लाइट और ट्रैप हो जाती है उस पर। इसलिए सोने वगैरह के दुकान पे या फिर डायमंड वगैरह के शॉप पे देखेंगे ना तो जो जितना उसको चमकना चाहिए ना नॉर्मल घर पे, उससे ज्यादा वो चमकता है एज कम्पेयर। क्यों? क्योंकि उसने लाइट पे ऐसा फोकस ही करके मारा रहता है ना कि लाइट जो हो मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए उस पर, ठीक है। हमें देखने में अच्छा लगता है वो। ये पहला केस हो गया, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस मेरा है मिराज। दूसरा मेरा केस है मिराज। मिराज क्या होता है, हमें प्रतिबिंब पर लगता है कि वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने देख लिया ये टैब रेगिस्तान में वहां पे रखा हुआ है, बट एक्चुअली मैं देख रहा हूं कि वो यहाँ पे है नहीं, वो कहीं और है। एक्चुअली होता क्या है, अच्छा ये बताओ, डेजर्ट में सरफेस गर्म होती है, सरफेस गर्म होती है तो एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी सरफेस पे। गर्म हवा डेंसर होती है या रेयरर होती है? गर्म हवा रेयरर होती है, गर्म हवा हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है। और जितना हम लोग ऊपर आते जाएंगे वो हवा ठंडी होती रहती है, ठीक है। तो मान लो कि इधर मेरा एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है, नीचे वाला मीडियम जो है वो मेरा रेयरर है और ऊपर वाला मीडियम जो है मेरा डेंसर है। ये डेंसर और रेयरर क्यों हो गया? क्योंकि ये हॉट है और ये वाला कूल है एज कंपेयर्ड, वो हॉट है एज कंपेयर टू वो कूल है, ठीक है। रे ऑफ लाइट इस पेड़ से आई, डेंसर टू रेयरर कहां पे ट्रेवल करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। रे ऑफ लाइट पेड़ से आई टकराते हुए, डेंसर टू रेयरर कहां पे ये करेगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, रेयरर में लाइट जा रहा है, खाली जगह पे जाने लगेंगे तो क्या करेंगे? रस्सी से दूर भागने लगेंगे ना। रेयरर पे जा रहे हैं तो रस्सी से दूर भागने लग जाएंगे ना, रेयरर हो गया। अब मैं इधर से इस लाइट को देख रहा हूं, ये रे ऑफ लाइट कुछ इधर से आती फिर मुझे दिखाई देगी, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट कुछ मुझे इधर से आती हुई दिखाई देगी, कहीं पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल ऐसा हो गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया इसका, ठीक है। मुझे रे ऑफ लाइट कहां पे आती दिखेगी? कहीं यहाँ पे आती हुई दिखेगी। हमें क्या लगेगा, पेड़ कहीं यहाँ पे है, बट एक्चुअली वहां पे होगा नहीं। रे ऑफ लाइट तो कहीं और से आ रही थी रेयरर डेंसर होते हुए, और ऐसा एंगल ही उसका फिर बन गया कि वो क्या करने लग गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लग गया। हम रे को क्या करते हैं, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो मैंने देखा कि अच्छा पेड़ तो उधर है, बट अब उधर गए तो उधर ना पेड़ मिला ना पानी मिले, ठीक है। ऐसा ही होता है जो मूवीज वगैरह में होता है ना, कि दिख तो रहा है बट वो ऐसा वहां पे होता नहीं है। तीसरा जो पूछा गया था क्वेश्चन वो है ऑप्टिकल फाइबर पे। डायग्राम ही तो था वो, हो गया। तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसका तीसरा यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट इथरनेट की जो केबल होती है ना, वो जो होती है वो ऑप्टिकल फाइबर के बेसिस पे ही वर्क करती है। और एक चीज क्या है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं बोर्ड, वो देखा था, ये वाला चीज देखा है या नहीं? ये देखा है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर पे, दिवाली में मिलता है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर पे ही मिलता है। कितने अच्छे से देखोगे कि लाइट क्या है, सर देख लिया है। हाँ, लाइट क्या है, इस ये जो मैंने देखा है ना, वो भी किस पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल फाइबर पे डिपेंड करता है। वो देखोगे ना कि लाइट उसकी वो जहां से वो आता रहेगा उधर नहीं जाएगा, वो उधर बस अंदर अंदर वो चमकती रहेगी, और लास्ट में जब उसको ऊपर से देखेंगे तो उधर उधर चमकता चमकता हुआ नजर आएगा, है ना। ये भी इसे तो कब से देख रहे थे बट तुम्हें पता नहीं था कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का खेल है ना। वैसा ही सेम चीज ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। जो हमारे इथरनेट की जो केबल होती है ना, अगर तुम ऊपर से देखोगे ना तो लगेगा तुम्हें ग्रीन ग्रीन आता रहेगा लाइट, एक एक लाइट पॉइंट लाइट आती रहेगी।
और हमने और एक बात क्या पढ़ा था, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक बात क्या पढ़ा था कि 100% रिफ्लेक्शन होता है। 100 इसमें कोई भी लाइट का ना एब्जॉर्प्शन में ना कोई लॉस होता है, ना एडजॉर्प्शन में कोई क्या एब्जॉर्ब होता है। दो चीज होता है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमेना है। ठीक है, ठीक है। ये मेरा कोई सरफेस है, इसको मैंने पेंट कर दिया सरफेस को, बस सरफेस को जो मैंने पेंट किया वो एक एडजॉर्प्शन है। इसमें आता है ADSORBTION, एडजॉर्प्शन। उसके ऊपर बस लगाया। बस ऊपर ऊपर मैंने उसको पेंट कर दिया, वो एडजॉर्प्शन का केस हो गया। एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। तुमने एक फोम ले लिया, उसको पानी में डुबा दिया, ठीक है, पूरा अंदर तक उसमें पूरा गीला हो गया ना, वो बल्क फिनोमेना हो गया, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो मैंने इसका यूज यहाँ पे तो था नहीं, बस मैंने ये बताया कि मिरर जो होता है ना वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी को वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, लाइट की जो इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पे लेकिन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वहां पे 100% रिफ्लेक्शन होता है। लाइट जिस इंटेंसिटी के साथ आएगी उसी इंटेंसिटी के साथ वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये चीज है। अब इस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पे। ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे है? क्या वो कंस्ट्रक्शन, बस इसको बस कंप्लीट कर दे रहा, बस इसको बस कंप्लीट कर दे रहा, ठीक है। जिसको भूख लगा होगा। अच्छा, बस इसको बता दे रहा, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है बाबू, बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से डर। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में फिर से बता दूं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का अगर डेफिनेशन लिखना है तो ऑप्टिकल फाइबर का डेफिनेशन यह है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, अ थिन हॉलो वायर है, अ थिन हो गया ना। हॉलो वायर। ऑप्टिकल वायर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक थिन हॉलो वायर है, एक थिन हॉलो वायर है जो किससे बनी होती है, ऑफ ग्लास, या तो वो ग्लास से बना रहे या वो क्वार्ट्ज का बना रहे। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज हमारे घरे में भी होता है ना, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज की सबसे अच्छा बात यह है ना कि उसका फ्रीक्वेंसी आसानी से मतलब कि वेरी नहीं कर सकता है, इसलिए क्वार्ट्ज का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं उसका, ठीक है। घड़ी में तुम देखोगे अभी तो डिजिटल वाले में नहीं, एनालॉग वाले में, उस पर तुम्हें लिखे दिखा रहेगा क्वार्ट्ज, तो वो ना फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, अंदर स्प्रिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो हर चीज वो सेट किया रहता है, ठीक है। अगर किसी कारण से, अगर हीटिंग से भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो क्वार्ट पे ना हीटिंग की कोई इफेक्ट पड़ती है। अगर हम लोग उस घड़ी को पहने हुए अगर हम लोग कहीं एक पे अगर गर्म जगह पे चले गए तो क्या होगा, अगर उसका टाइम पीरियड अगर चेंज हो गया ड्यू टू हीटिंग अगर हो गई तो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को, उसकी टाइम पीरियड अगर उसका टाइम पीरियड अगर चेंज हो गई तो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई क्वार्ट की क्या होगी, हमें टाइम गलत बताने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहां पे क्वार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हर चीज का आंसर है, हर चीज का, ठीक है। तो क्वार्ट्ज जो होता है वो ग्लास का बना रहता है और क्वार्ट्ज का बना रहता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो, उसका जो फाइबर का जो वायर होता है या तो वो ग्लास का बना होता है या वो क्वार्ट्ज का बना। हाँ, इसका बनाने का प्रोसेस भी CBSE में पूछा गया, मैं उसको भी बताऊंगा नेक्स्ट पेज में, क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन में ही बताऊंगा। हाँ, तो एक हॉलो वायर है ग्लास और क्वार्ट्ज का, कोटेड ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और ये जो ग्लास है ना मेरा, इसको ग्लास को हम लोग क्या करते हैं, किसी नॉर्मल चीज से कोट कर देते हैं। कोट मतलब कि उसके ऊपर कोई पेंट चढ़ा दिया या कोई कवरिंग डाल दी उसके ऊपर, फिर क्या करा मैंने, कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। It used for guided medium for the transmitting of optical signal from one place to another. इसका एक यूज लिख लो, यूज क्या है इसका, यूज मेरा क्या है, गाइडेड मीडियम
गाइड मतलब कि रे ऑफ लाइट को गाइड किया गया है कि उधर से तुमको इधर से उस तरह उधर तक जाना है। गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग an optical signal from one place to another। ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसफर करने में इसका यूज करते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन पे बात कर लेते हैं, जो कि सीबीएसई में पूछा जा चुका है। सिलेंडर है क्या? केक बना रहे नहीं केक नहीं बना रहा। ठीक है, ये वायर को ना, जो वायर कॉपर की जो वायर भी वगैरह भी होती है, उसमें कैसा होता है, ये वो वाला केक नहीं है। ठीक है, वायर में क्या होता है, बाहर से कॉपर निकल रहता है, अंदर से कोटिंग रहती है, तो मैं उसको ऐसा फॉर्मेट पे बनाया हूँ। इस अंदर वाले को कहते हैं अपन कोर। इस अंदर वाले को अपन कहते हैं, इधर देखो, इसको कहते हैं अपन कोर, इसको कहते हैं क्लैडिंग। अंदर वाले को कहते हैं कोर, बाहर वाले को कहते हैं क्लैडिंग, और इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो पाएगा? जब अंदर की मीडियम ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर हो, बाहर से होगा। इसका जो म्यू होगा, वो जो कोड का म्यू होगा उससे ज्यादा होगा।